बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का जो बेसिक्स था वो हमने जान लिया। साथ में ये भी जान लिया कि भारत में कौन कौन से बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। आज हम जानेंगे बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है ना, उन पर कौन कौन से खतरे हैं, बोले तो थ्रेट्स, साथ में इसको कैसे कंजर्व किया जा सकता है ये भी हम समझने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम समझेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। क्या लिखा हुआ है? हॉट स्पॉट्स कवर्स ओनली 2.4% ऑफ अर्थ लैंड सरफेस। पृथ्वी में जितनी भी लैंड है, ठीक है ना, समुद्र भी है और लैंड भी है, तो पृथ्वी पर जितनी लैंड है उसका सिर्फ 2.4% ये कवर करते हैं। कौन? बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। लेकिन इस पृथ्वी की कुल प्लांट स्पीसीज का आधा कहाँ पाया जाता है? इन्हीं बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में। साथ में जब इतने ज़्यादा प्लांट पाए जाते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर बहुत सारी एनिमल स्पीसीज भी पाई जाती हैं। तो सोचो, पृथ्वी के 2.4% जो लैंड एरिया है उसके 2.4% में आधी प्लांट स्पीसीज पाई जाती हैं। इस वजह से इसको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। ये प्लांट स्पीसीज क्या करती हैं, और ये जो हॉट स्पॉट्स हैं क्या करते हैं? बहुत सारे इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे हवा को साफ करना, पानी को साफ करना, क्लीन एयर एंड वाटर, क्लाइमेट रेगुलेशन, ठीक है ना, जो हमारा क्लाइमेट होता है उसको रेगुलेट करते हैं। जब तापमान ज़्यादा होता है तो कम किया जाता है, जब बहुत कम होता है तो कुल मिला के एक पूरा का पूरा क्लाइमेट रेगुलेट रहता है। पॉलिनेशन हो गया, ठीक है ना, परागण, और जो सॉइल की फर्टिलिटी है, ये सारी की सारी क्या है? इकोसिस्टम सर्विसेज। तो ये भी ये प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा चूँकि यहाँ बायोडायवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है तो कुल मिला के इंसान का जो लाइफ है, ठीक है ना, उसके लिए बहुत सारी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन वेलबींग बाय सस्टेनिंग लाइवलीहुड, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत सारे प्लांट होंगे जो इंसानों के काम आते होंगे। साथ में क्या होते हैं? सपोर्टिंग एग्रीकल्चर, ओके। इसके अलावा बहुत सारी क्रिएशनल कल्चरल वैल्यूज़ एंड रिक्रिएशनल वैल्यूज, जैसे कि अगर इतनी बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट्स है, यहाँ टूरिज्म को, सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट किया जा सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर जो बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट्स होते हैं तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अलग अलग कल्चर भी डेवलप हो चुके हैं। तो कुल मिला के ये है बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट्स की इम्पोर्टेंस, ठीक है। अब हम समझते हैं थ्रेट्स क्या हैं। आपको पता है ये एक ही थ्रेट है, वो क्या है? इंसान। सो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हुआ? यहाँ के जंगल साफ किए गए। हिमालय में देखो लगातार जंगलों की कटाई हो रही है। तो जब जंगल साफ होते हैं तो वहाँ पर जो हैबिटेट्स होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग जीवों के आवास होते हैं, उनको नुकसान होता है। पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज। इन जंगलों में बहुत कुछ मिलता है, बहुत सारे फल होते हैं, लकड़ियाँ होती हैं, ठीक है ना, उसको बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट किया जा चुका है। साथ में क्लाइमेट चेंज होने की वजह से भी इनको नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। तो इन सब कारण से क्या हो रहा है कि ये खतरे में आ चुके हैं। कौन? बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट्स। सो दीज एक्टिविटीज पुट मैनी स्पीसीज एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है ना, एंड डिग्रेड द ओवरऑल इकोसिस्टम हेल्थ, ओके। तो इन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं, जिनमें से काफ़ी कैसी हो पाई हैं? एक्सटिंक्शन के, यानी विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। क्योंकि ये जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है ना, आवास का जो विखंडन होता है, विनाश होता है, तो जब आवास ही रहेगा तो बहुत सारे जीव भी नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई जीव नष्ट होता है, ठीक है ना, विलुप्त हो जाता है, तो फिर क्या होगा? इकोसिस्टम हेल्थ निगेटिवली प्रभावित होगी, ठीक है। तो ये है थ्रेट्स टू बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। आगे समझते हैं कंजर्वेशन क्या है। तो कंजर्वेशन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि फाइनली इसका असर, भले ही आज जो इंसान है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसका जो असर है वो इंसानों को ही देखने को मिलने वाला है। क्योंकि हमें जानवरों की चिंता ही कहाँ है। अगर हम जानवरों को आज कंजर्व कर रहे हैं तो सिर्फ इसी वजह से कंजर्व कर रहे हैं कि जब इंसानों को ये लगने लगा कि अगर इन जानवरों को नहीं बचाया गया तो हमारी लाइफ भी खतरे में पड़ जाएगी, ठीक है। सो कंजर्वेशन एफर्ट्स इन हॉट स्पॉट्स आर क्रूशियल टू प्रिजर्विंग अर्थ बायोडायवर्सिटी एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम सर्विसेज। यहाँ कहने तो लग रहा है कि हम पृथ्वी की जो बायोडायवर्सिटी है उसको मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि इनको कंजर्व किया जाए, और बहुत सारी जो इकोसिस्टम सर्विसेज होती हैं, जैसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं ये जंगल, तो इस वजह से हम चाहते हैं कि इसको कंजर्व किया जाए, ठीक है ना। क्योंकि फाइनली जो इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो इंसानों पर ही पड़ेगा।
क्योंकि जानवर तो जाने कितने विलुप्त हो चुके, बहुत कुछ हो चुका, हम लोग को ध्यान नहीं देते हैं। तो इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है? जो प्रोटेक्टेड एरियाज को इस्टेब्लिश करो, जैसे नेशनल पार्क होते हैं, ठीक है ना, इस तरीके जो एरिया है उनको इस्टेब्लिश किया जा सकता है। प्रमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, वहाँ पर जो बहुत सारे लोग रहते हैं ऐसे एरियाज़ पर जो हॉट स्पॉट्स हैं, ठीक है, तो उनको कुछ एजुकेशन प्रोवाइड की जाए कि किस तरीके से इन जंगलों को यूज करें कि जिससे ये सस्टेनेबल बने रहे, यानी कि आप उनकी जो अगली पीढ़ी है, फिर उनकी जो अगली पीढ़ी है, सबको सुविधाएं मिलती रहें। इसके अलावा जहाँ जहाँ हैबिटेट डिग्रेड हो चुके हैं, आवास विखंडित हो चुके हैं या खत्म हो चुके हैं, उनको फिर से रीस्टोर किया जाए, ठीक है ना। इसके अलावा कि रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, अवेयरनेस को बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए करना क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं कंजर्व करने के लिए, ठीक है ना, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इकोसिस्टम में अलग अलग अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, ठीक है, उनको, सरकारों को और लोकल कम्युनिटीज़ को, इन सब को एक स्ट्रेटजी बनाकर इसमें काम करना चाहिए। सो कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट्स एंड लोकल कम्युनिटीज प्ले इसेंशियल रोल्स इन इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज। ओके, तो इनको अलग अलग तरीके से अपनी स्ट्रेटजीज बनाकर और एक साथ मर्ज करके हमें कोशिश करनी चाहिए किसी भी तरीके से इन बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स को प्रिजर्व किया जाए। ये जो टॉपिक है ये बेसिकली अगर आप थ्योरेटिकल एग्जाम देते हैं, आपको कुछ लिखना होता है, तो उसके लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, ठीक है।